वेलकम बैक एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टिल अराउंड, क्योंकि अंशुल जी अब हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। उनको थोड़ी दिक्कतें हुई थी, लेकिन अब फाइनली ही इज इन द स्टूडियो और हम सवाल जवाब का सिलसिला एक बार शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट्स में देखने को मिल रही है। इस समय निफ्टी 25,130 के लेवल के आसपास है। 150 अंकों की मजबूती अभी भी है, लेकिन आज निफ्टी ने जो हाई छुआ है वो 25,317 का है। वहां से थोड़ा बहुत नीचे इस समय कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी 371 अंकों की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे थोड़ा हल्कापन अभी आया है और मिड कैप निफ्टी में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है और 1% का इजाफा अभी भी वहां बना हुआ है। बट यस, buoyancy is still there, स्ट्रेंथ अभी भी मार्केट में दिखती है। और अंशुल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियोज टुडे। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का। पहले तो बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं, जो सब जानना चाहते हैं। एक कि ट्रेडर होना अच्छा होता है या इन्वेस्टर होना? देखिए, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट कभी नहीं रही हैं, हमेशा ग्रे एरिया रहता है। ना ट्रेडर बहुत अच्छा है, ना इन्वेस्टर बहुत अच्छा है। इसका एक सीधा एग्जांपल आपको राकेश झुनझुनवाला और राधा कृष्ण दमानी में मिल जाएगा। इनकम, ट्रेडिंग से इनकम आती है, इन्वेस्टमेंट से वेल्थ जनरेट होती है। तो आपको थोड़ी ट्रेडिंग करनी चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक कैपिटल डिसाइड कर लीजिए कि ये मेरी ट्रेडिंग कैपिटल है, ये मेरे बिजनेस की कैपिटल है, मैं ट्रेडिंग के बिजनेस में हूँ जिससे मैं इनकम बनाऊंगा। और मेजॉरिटी आपकी जो पैसा है वेल्थ बिल्ड करने में जाना चाहिए, जो कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इन चीज़ों में जाता है। जी, चलिए अब हम सवाल जवाब पे वापस लौटते हैं और ममता सैनी का सवाल है इन आइनॉक्स विंड पे। उनके पास आइनॉक्स विंड के 1100 शेयर है, जो एवरेज प्राइस है वो 189 रुपीस का है और 2 महीने का वो आपसे टारगेट मांग रही है। देखिए, आइनॉक्स फंड में एग्जिट करना चाहिए। मेरे को याद है आपके शो पे ट्यूसडे को 10 जून को हमने डिस्कस किया था कि बॉक्स का ब्रेकआउट फेल हुआ है। पहले ये गैप फिल करने नीचे आएगा, लोअर एंड ऑफ द गैप 164 159 इस जोन में। अगर ये जोन प्रोटेक्ट नहीं हुई तो और ज़्यादा डाउनसाइड बनेगी बॉक्स लो 129 तक। आज पुल बैक मिला है, ये पुल बैक डेली वीकली मूविंग एवरेज के अंदर है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड करे 178 तक, बट जितना जल्दी निकलेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि अगर ये वापस नीचे आना स्टार्ट किया, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, 159 का टारगेट आराम से आएगा। एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके। आसिफ अलम का सवाल है, ये मैंने आपसे पूछा था लेकिन हमें आपकी आवाज़ नहीं मिली थी। एक एवलॉन टेक्नोलॉजीज पे है और एवलॉन टेक्नोलॉजी के उनके पास शेयर है जो एवरेज प्राइस है 860 रुपए का है, 860 रुपीज़ का। आपसे जानना चाहते हैं कि इस पे क्या करना चाहिए। देखिए, वॉल्यूम देखते हुए लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं बल्क ब्लॉक डील, कुछ ना कुछ बड़ा डील हुआ है, तभी इतना बड़ा वॉल्यूम है। 3.2 मिलियन, 862% राइज है। अगर तो ब्लॉक डील का वॉल्यूम नहीं, ये एक्चुअल सेलिंग है, तब तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। 775 और नीचे में 700, ये दो टारगेट मिल सकते हैं। वीकली चार्ट पे सपोर्ट जोन पे जरूर है, लेकिन आज का वॉल्यूम देखते हुए बहुत ज़्यादा सेलिंग है स्टॉक में, एग्जिट करना चाहिए। ओके। मोहित जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं त्रिवेणी टर्बाइन्स पे। त्रिवेणी टर्बाइन के उनके पास 300 शेयर है जो उन्होंने 616 के भाव पे लिए हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस मांग रहे हैं आपसे 1 महीने के लिए। प्रोबेबली एक महीने में शायद मूव ना बने, क्योंकि 5 हफ्ते, ये छठवां हफ्ता है कंसोलिडेशन का, और 2-3 हफ्ते कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। बट वीकली चार्ट पे स्ट्रक्चर चेंज किया है, मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट पे है। 564 रुपये आपका स्टॉप, 4 रुपये और छोड़ दिए, 560 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे ही ये स्टॉक 625 के ऊपर निकलेगा, सीधा सीधा 723 का टारगेट खुल जाएगा। तो 723 आते हुए दिख रहा है, बट 625 निकालने के बाद एक बार होल्ड करना चाहिए इसको। निफ्टी में दबाव थोड़ा बढ़ते हुए और दो स्टॉक्स जो कंट्रीब्यूटर है मेन निफ्टी के, वो है रिलायंस जो आप लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं, और आईसीआईसीआई बैंक हैवी वेट है अगेन, और भारतीय एयरटेल में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सो ये 3 स्टॉक है जो निफ्टी को इस समय थोड़ा बहुत दबाव देते हुए, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक एंड भारतीय एयरटेल, दे सी सम काइंड ऑफ है प्रॉफिट बुकिंग राइट नाउ। अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल है टिमकेन का हमने कर लिया था। ओरिएंट सीमेंट पे आस्था अग्रवाल जी का सवाल है, वो आपसे पूछती हैं ओरिएंट सीमेंट के बारे में बता दीजिए किस लेवल पे लेना चाहिए। ओरिएंट सीमेंट में ब्रेकडाउन आ गया, वो भी गैप के साथ आया है। 271 रुपये का बाईबैक वाला कुछ इसमें था, और स्टॉक लेंडिंग बोरोइंग में भी काफ़ी महंगा ये स्टॉक जा रहा था, तो कुछ ना कुछ इसमें चल रहा था, जिसका अब ब्रेकडाउन आ गया है 271 के नीचे। पहला टारगेट इसमें बनता है 202 रुपये का, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक 202 रुपये आ जाएगा। वहाँ पे अगर कोई बाइंग या इस टाइप की चीज़ बनी,
मतलब बुलिश एविडेंस मिला तो देखेंगे, और बुलिश एविडेंस भी मुझे कम से कम वीकली चार्ट पे चाहिए, उसके पहले मैं स्टॉक को नहीं छेड़ूंगा। अगला सवाल है पीएनबी गिल्ड्स पे और एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स पे। पीएनबी गिल्ड्स 98 के भाव पे इन्होंने एक्यूमुलेट किया है, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स 460 के भाव पे। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसमें कल के सेशन में ब्रेकआउट आया है, 520% वॉल्यूम राइज था, 7,16,000 शेयर का एवरेज वॉल्यूम, इसका 1,29,000 का है। ये ब्रेकआउट, अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा 460 रुपए का क्लोजिंग बेसिस, और अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, इसके चांसेस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि बड़े वॉल्यूम से बेस में भी वॉल्यूम अच्छा था, ब्रेकआउट पे भी वॉल्यूम अच्छा था। तो यहाँ से 460 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ऊपर में 525, 540, ये दो टारगेट पहले मिलने चाहिए। दूसरा स्टॉक था इनका पीएनबी गिल्ड। इस स्टॉक में अभी वीकली चार्ट पे मेजर सपोर्ट में है, मोमेंटम बनेगा इस काउंटर में, लेकिन 103 रुपए के ऊपर। तो फिलहाल हो सकता है 4-6 हफ्ते समय ले ले, बट मोमेंटम जैसे ही बनेगा 103 के ऊपर, इस स्टॉक में टारगेट 125 रुपए का बन जाएगा। चलिए, इस बीच जो खबर है जिसके चलते हुए बाजार में दबाव भी देखने को मिल रहा है, वो ये है कि इजराइल डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आई इंस्ट्रक्टेड द मिलिट्री to respond forcefully to Iran's violation of ceasefire with high intensity strikes against targets in the heart of Tehran। तो कहीं ना कहीं सीजफायर वायलेशन जो है वो आज सुबह ईरान की तरफ से हुई, और अब इजराइल भी हो सकता है कि वायलेशन करे, और उन्होंने कहा है कि तेहरान को टारगेट बना के वो वायलेट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई सम बिट ऑफ अ प्रेशर इन द मार्केट्स, और मार्केट्स में इस समय दबाव जो है वो बना हुआ है, और 25,040 का लेवल अब निफ्टी पे है। तो अब सिर्फ 71 अंकों की मजबूती है आपकी स्क्रीन पे, डे लो पे इस समय बाजार कामकाज करते हुए। तो कहीं ना कहीं वॉर को लेके एक बार फिर अनिश्चितता, लेकिन आई डोंट नो क्लोजिंग कैसी होगी। अंशुल, क्लोजिंग पे नजर रहेगी आज की? देखिए, पहले अभी टारगेट अचीव हुआ है 234 रुपए का, 234। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी और आ भी रही है, बट कोई 15 मिनट के चार्ट पे ऐसे कोई वॉल्यूम दिख नहीं रहा है मेरे को सेलिंग में। तो इट इज मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग रादर देन सेलिंग, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग ही मान के चल रहा हूँ। गैप फिल हो गया, ये भी अच्छी चीज है, नहीं बाद में गैप फिल करने आता है, पहले ही कर लिया। तो अभी कंफर्टेबल स्पेस में है मार्केट, एक बार टारगेट अचीव हुए हैं, पोजीशन खाली हुई है, तो थोड़ा सा चर्निंग इधर उधर होगी, बट इवेंचुअली मार्केट को ऊपर ही जाना है, मेरे को लग नहीं रहा नीचे जाएगा। एफआईआई का डेटा आप देखेंगे, क्लियरली ओवरसोल्ड में है, मतलब नियर अबाउट ओवरसोल्ड में है। नेट बेसिस पे तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में है, और केवल फ्यूचर्स पोजीशंस पे देखेंगे तो भी डेटा ओवरसोल्ड पे है। तो नीचे जाने के लिए बड़ी गिरावट तब आती है जब एफआईआई अपने शॉर्ट्स खोलती है। अभी शॉर्ट खोलने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो मेरे को लग नहीं रहा मार्केट नीचे आएगा। 83,000 पे ओवरसोल्ड होते हैं, 1,02,707 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं इंडेक्स फ्यूचर्स पे। नेट पोजीशन पे देखेंगे तो 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, जिसमें आज कुछ ना कुछ शॉर्ट और ऐड ही होगा, तो नीचे जाने बहुत जगह है नहीं। ओके, अगले सवाल ले लेते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी का सवाल है। दो स्टॉक्स उन्होंने आपसे मुझे डिस्कस करने के लिए बोला है, एक एटीजीएल और अदानी ग्रीन। दोनों में से एक स्टॉक उन्हें खरीदना है और 2 साल के लिए खरीदना है, तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे और किस लेवल पे करेंगे? एनी डे अदानी ग्रीन, 2 साल के लिए एनी डे अदानी ग्रीन। जब अंबानी साहब 1400 रुपये में खरीद रहे हैं, तो आपको 900 रुपये खरीदने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस जोन में अगर लेके छोड़ते हैं 2 साल के लिए, तो मतलब कहने को एक बार के लिए 1733 तक के टारगेट मिल सकते हैं, बट 2 साल में अगर इनका कैपेक्स और ये सारी चीज़ें अच्छी चली तो स्टॉक मल्टी बैगर ही बनेगा। तो बेयर मिनिमम टारगेट अगर 2 साल 2.5 साल का आपका नज़रिया है, तो 1733 तो बनता ही बनता है। दीपक गुप्ता जी का सवाल है, ये हमें बक्सर बिहार से लिखते हैं। इनके पास किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के शेयर है, 2800 रुपए के स्तर पे इन्होंने खरीदे हैं, 2 साल का नजरिया रखते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करके रखें। किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग, अब देखिए वीकली चार्ट पे सपोर्ट टेस्ट करने आया है और पुल बैक बहुत शैलो है। इसमें बड़ा ब्रेकआउट 12 मई को बना था बड़ी कैंडल के साथ वीकली पे। ये 5वां हफ्ता है जहाँ पे नैरो रेंज और साइडवेज कैंडल है, तो ऊपर में जैसे ही 900 रुपये निकलेगा, स्टॉक में अप मूव ट्रिगर होना स्टार्ट होगी। इसका पहला टारगेट बनेगा वीकली स्विंग हाई 1189 का, तो अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा अप मूव मिलना स्टार्ट हो तब बाइंग करना चाहिए। सॉरी, ये किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज था। इनकी बाई प्राइस है 2800 रुपये और अभी 3500 के ऊपर चल रहा है।
किर्लोस्कर इंडस्ट्री, इसमें भी रिवर्सल बन रहा है। स्टॉक जी। में बहुत लंबा करेक्शन था, बाइंग क्लाइमेक्स करने के बाद स्टॉक वर्टिकली मतलब नीचे आया है। 51 वीक्स में 58% का करेक्शन है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर गया है और रीटेस्ट पे उस पे सपोर्ट ले रहा है। तो इसको 2 से 3 हफ्ते का और समय दीजिए। अगर इसी तरीके से ये बना रहा तो फिर आपको अपसाइड मिल सकती है समवेयर अराउंड 4400 तक की, ओके। अगर ये अगले 2-3 हफ्ते 3400-3500 की जोन होल्ड कर लिया तो। ओके। 2 साल का नजरिया है तो फिर आप होल्ड करने की सलाह देंगे, राइट? अभी तो नजरिया होल्ड ही का रहेगा, लेकिन 4400 से 4700 के बीच में आता है तो दोबारा सवाल जरूर पूछ लें, क्योंकि वहां पे ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करेगी। अगर ओवरहेड सप्लाई ने अपना असर दिखाया तो फिर जो स्विंग लो बना है 2800 का, ये टूटने आएगा। तो 4400 4700 इस जोन में सवाल जरूर पूछें। जी। अगला सवाल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे। इनके पास 100 क्वांटिटी है, 312 के भाव पे लिया है, 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। इनके पास सेल भी है 1000 क्वांटिटी एट 160। इन दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? देखिए, सेल में तो वापस एक अप मूव बन रहा है और वीकेश अप मूव है, लेकिन 144.20 तक ये स्टॉक जा सकता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो 144.20 तक के लिए प्ले किया जा सकता है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 1 महीने का तो कहना मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक में अचानक से मोमेंटम और अचानक से चाल आती है। गिरते गिरते अचानक जब 244 का ब्रेकआउट दिया तो 50% चल गया। तो 1 महीना 1.5 महीना नज़रिया मतलब बहुत सही नहीं है, बट मिलने को 324-25 मिल सकता है जो ब्रेकआउट पॉइंट है। बड़ी मूव 324-25 निकलने के बाद ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई मतलब ना सिर्फ टेस्ट होना चाहिए बल्कि एक 5-7% से एक्सीड करेगा, ताकि पुल बैक में कंफर्टेबल स्पेस रहे उसको, कि ब्रेकआउट फेल ना हो। तो मेरे को लग रहा है जैसे ही निकलेगा 325 के ऊपर 360-375 की जोन आनी चाहिए। ओके। निमाना का सवाल है, वो पूछ रहे हैं एचसीएल टेक के में, उनके एचसीएल टेक के बारे में। बाइंग प्राइस है 1735 और टाटा टेक्नोलॉजीज बाइंग प्राइस 745। अब क्या करें? देखिए, टाटा टेक में पर्सनल पोर्टफोलियो में तो बाई सेल की सलाह नहीं रहेगी। मैं टाटा टेक में बायर ही हूँ। ऑन द डिप्स मेरे को कहीं भी मिल रहा है, मैं बाइंग ही करते जा रहा हूँ। ऊपर में 841 का मेरा पहला टारगेट है, 990-1000 का मेरा दूसरा टारगेट है। तो उस जोन में आते आते आई वुड बी कंफर्टेबल टू सेल। जैसे रिलायंस में हुआ था कि 1180 में 1200 में लेने के बाद थोड़ा सा नीचे आया था, जी। तो उसी टाइप का कुछ पैटर्न है। पुल बैक खत्म होने के बाद 840 आ जाएगा, तो इसमें बाई सेल की कोई सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। एचसीएल टेक में कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बन रहा है 1830 के ऊपर। जैसे वीकली पे क्लोजिंग देगा इस स्टॉक में, सीधा सीधा पहला टारगेट ऑल टाइम हाई 1969 का निकलेगा। रफली 2000 रुपये पकड़ लीजिए। बट ये स्टॉक स्ट्रक्चरल अपमूव में है, उसमें एक करेक्शन कंप्लीट हुआ है। जैसे ही 1730 निकलेगा ये अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर लेगा। ओके। एक और सवाल है लेकिन नाम नहीं लिखा इन्होंने। एशियन पेंट्स 2291 के स्तर पे 50 शेयर है, मुझे इसमें क्या करना है? देखिए, क्रूड ऑयल में कल भी बात हो रही थी कि जी। 77 का वीकली पे मेजर रेजिस्टेंस है, इसको स्वीप कर रहा है। नीचे 62.5 तक आएगा। कल ही $66 आ गया, धीरे धीरे करके 62.5 आ जाएगा। इसका पूरा फायदा पेंट कंपनीज को मिलेगा। ऊपर में 2357 का पहला टारगेट रहेगा। 2357 निकलता है एशियन पेंट्स पे, तो ये वापस अपना जो करेक्शन है खत्म करके ट्रेंड रिज्यूम कर लेगा। तो फिलहाल 2357 तो आते हुए दिख रहा है, उसके ऊपर निकलेगा नहीं, ये वहां आने के बाद पता चलेगा। कुछ और सवाल ले लेते हैं क्योंकि सवालों की तो लाइन लगी हुई है, बट आई एम जस्ट चूजिंग आउट। आशीष जी का सवाल है केप्री ग्लोबल कैपिटल पे। केप्री ग्लोबल कैपिटल इनके पास 185 रुपए में है। एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स इनके पास 200 रुपए के भाव पे है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय? देखिए, एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग जिसको हम कहते हैं वो करना है तो एक फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न बना है सीजीसीएल में, और आज के सेशन में ब्रेकआउट आया है। तो एक छोटा स्टॉप लॉस बनेगा 165 रुपए का। ऊपर में 210-215 तक का टारगेट मिल सकता है इस छोटे से फ्लैग का। बट जिस लोकेशन पे फॉर्म हुआ है, इस लोकेशन पे मैं जनरली ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ। ऊपर से 52 हफ्ते में 47% करेक्ट करने के बाद बाउंस बैक में ये बना है। ये मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए होती है ब्रेकआउट्स प्ले करने, ये वीकनेस है। तो आई वुड नॉट प्ले, बट अगर करना है तो पैटर्न ऐसा बन रहा है कि 210-220 जा सकता है स्टॉक। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए, बट मोमेंटम है तो एक बार शॉर्ट टर्म 210-220 आप देख सकते हैं। मैं पर्सनली ऐसे चार्ट नहीं छेड़ता हूँ। ओके। नित्या जी का सवाल है, वो पूछ रही हैं वीआरएल लॉजिस्टिक्स के बारे में। वीआरएल लॉजिस्टिक्स में क्या करना चाहिए?
देखिए वीआरएल लॉजिस्टिक में भी सेम जैसे सीजीसीएल में पैटर्न बना है डेली पे, सेम पैटर्न बड़े करेक्शन के बाद वीआरएल लॉजिस्टिक में वीकली चार्ट पे बना है। इसमें करेक्शन आया था 63 वीक्स में 45%, 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद ये फ्लैगिश एक्शन बन रहा है। ये 5वां हफ्ता है जहाँ इनसाइड बार है, तो एक बार वापस 613 तक जा सकता है। अगर वीकली चार्ट पे 613 615 के ऊपर क्लोजिंग आई तो फिर पुल बैक एक्सटेंड होगा 680 700 तक। उम्मीद मेरे को बहुत कम लग रही है। 613 तो आ जाएगा, बट उसके ऊपर एक्सटेंशन थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है।